Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So, today is 19 January 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज 9 किल एज अ पाकिस्तान लॉन्चेस रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स इन ईरान. अब आप सभी को यहाँ पर पता है ईरान ने क्या किया था. कल ट्यूसडे की बात है. ट्यूसडे को ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था. पाकिस्तान के ऊपर मतलब एक बॉर्डर एरिया है बलूचिस्तान, जहां पर ईरान ने यहाँ पर अटैक किया था मिलिटेंट ग्रुप पर. अब इसी को रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, एयर स्ट्राइक लॉन्च की, जिसके चलते यहाँ पर ईरान में 9 लोगों की जान जाती है. सो इस्लामाबाद सीज एक्शन टेकन आफ्टर क्रेडिबल इंटेलिजेंस ऑफ इम्पेंडिंग लार्ज स्केल टेररिस्ट एक्टिविटीज. रिस्क ऑफ एस्केलेशन रिमेन्स एज ईरान मिलिट्री बिगिंस अ प्लान्ड एयर डिफेंस ड्रिल फ्रॉम जबार पोर्ट. तो यहाँ पर पहले ईरान ने क्या किया था, अटैक किया था. उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एज अ रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर ईरान के ऊपर किया है. अब देखिए, ये हो गया आपके लिए छोटा सा अपडेट. यहाँ से अब हमारे लिए क्या निकल कर आता है, हमारे लिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे. तो आपका पूरा पहले तो मैप बेस्ड, लोकेशन बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन बनता है. कहाँ ईरान की पोजिशन कहाँ पर है और पाकिस्तान की कहाँ है. तो आप ये मैप देखिए, आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. ये आपका पाकिस्तान, ठीक है, ये हुआ आपका पाकिस्तान. ये है हमारा ईरान, ये तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान आ जाता है. ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर लग रही है. ये है आपकी ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर. अब ईरान एक तरीके से बात करते हैं. आपने कई बार ये सुना होगा कि देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वो ईरान की विजिट में गए, और ईरान की विजिट में गए उसके नेक्स्ट डे ही क्या होता है, ईरान यहाँ पर अटैक कर देता है. तो कुछ एलिगेशंस ऐसे भी लगाए जाते हैं कि शायद इंडिया का इसमें कोई रोल रहा, बट इंडिया का ऐसा कोई रोल नहीं रहा. इंडिया का हमने कल स्टेटमेंट भी देखा कि इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये इंडिया और पाकिस्तान का क्या है, उनका बायलैटरल इशू है. इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं. बट अगर यहाँ पर टेररिज्म वाला कोई इशू आता है तो हम इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. और ईरान ने जो मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से सेल्फ एक्शन की तरफ, सेल्फ डिफेंस की जैसे आता है. ओके, तो अभी पाकिस्तान ने क्या किया है, ईरान पे अटैक किया. लेकिन मेनली जो अटैक हुआ है वो कहाँ हुआ है, किस रीजन में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए. तो आप लोग न्यूज में, हमने कल भी देखा था बलूचिस्तान, तो ये रीजन आ जाता है आपका बलूचिस्तान में. ठीक है, तो ये कुछ इसका जो पार्ट है बलूचिस्तान का वो ईरान में है, और कुछ जो पार्ट है आपका पाकिस्तान में है. ये जो रीजन है ये एक तरीके से सेपरेटिस्ट की तरह है. ये डिमांड करता है कि हमें पाकिस्तान से यहाँ पर और ईरान से मतलब यहाँ पर अलग होना है और एक अलग नेशन की तरह निकल कर आना है. तो आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए, पाकिस्तानी बलूचिस्तान और यहाँ पर ये ईरानी और बलूचिस्तान आ जाता है. इसी रीजन में क्या हुआ है, आपका अटैक हुआ है. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. अब देखिए, ये रीजन पूरा आज के टाइम पर, ये जो हम गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है आज के टाइम पर रिंग ऑफ फायर, हमने कल ही डिस्कस किया था, रिंग ऑफ फायर, और ये टेंशन वाला आपका रीजन है. पहली बात रशिया यूक्रेन क्राइसिस, सेकंड यहाँ पर इजराइल हमास वॉर चल ही रहा है, थर्ड आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो रेड सी है, रेड सी में यहाँ पर जो हूतीज बैठे हैं है ना, वो हूतीज मिलिटेंट्स क्या कर रहे हैं, जो वेसल आ रहे हैं, कमर्शियल वेसल्स आ रहे हैं, उन पर अटैक कर रहा है. इसी के चलते आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, हम ये वर्ल्ड वाले पेज पर आते हैं, वहां पर यूएस ने क्या किया है, अभी एयर स्ट्राइक मतलब कि यहाँ पर जो हूथीज मिलिटेंट्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर अटैक किया. सो आप यहाँ पर देखेंगे यूएस हेड्स येमेन आफ्टर हूथीज रीडिजिग्नेटेड एज टेररिस्ट. तो यहाँ पर हूथीज को रीडेजिग्नेटेड किया गया है एज अ टेररिस्ट, और यूएस ने यहाँ पर क्या किया, यूएस सेंट्रल कमांड क्लेम्स 14 मिसाइल दैट वर लोडेड टू बी फायर्ड were targeted. NSA says Washington will re-evaluate the terror designated if the rebels stop attacking ships in the Red Sea. तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये जो रेबल ग्रुप है वो यहाँ पर रेड सी पर जो शिप्स हैं उन पर अटैक को रोकते नहीं है, तो इनको टेरर ग्रुप का क्या कर दिया जाएगा, उनको एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि हाँ ये क्या है, टेररिस्ट है आपके, और इन पर फिर से हम क्या करेंगे, मिसाइल्स को मतलब कि उनके ऊपर अटैक किया जाएगा. ओके, सो आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. आपके लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट निकलता है, देखिए अटैक हो रहे हैं और ये टेंशन की बात बनती जा रही. फर्दर अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो इंडिया के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती
सकती हैं, है ना, क्योंकि देखिए इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान का, और ईरान से भी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपका ये जो अरेबियन सी है, इंडियन ओशन, इस रीजन में भी टेंशन बढ़ रही है। उसके साथ यहाँ पर जो रेड सी में आपका इशू चल रहा है, यहाँ भी हमारे टेंशन बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन हमारे सामने बढ़ सकता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर पूरी चीजें क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइलैंड नेशन ऑफ मॉरिशस इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अभी एक्चुअली मॉरिशस न्यूज में था, दैट इज वाई हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं। आपका इसी तरीके से एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को ये बताना है कि जो मॉरिशस है वो कहाँ सिचुएटेड है, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, या फिर आर्टिक ओशन में। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन। आपका एक प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये कहाँ आता है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। डीपीएसपी हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बहुत दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करना है। ओके, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोनों क्वेश्चंस के आंसर। वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल। So next article is, ISRO upgrades its distress alert device from for fishermen। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे फिशरमैन है, फिशरमैन के पास क्या होता है, वहां पर जब हम ओशन में होते हैं तो जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनका नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं करता है, इसलिए उनको इसरो ने क्या किया, उनके लिए एक डिवाइस बनाया। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, DAT डार्ट कहा जाता है। इसका मतलब है क्या, आपका डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। इसमें क्या होता है, जो आपके फिशरमैन है इसको अपने पास रखते हैं, और जब भी जैसे कि वो बहुत दूर चले गए, अगर ये जो उनका सोर है और ओशन है ये, और ओशन से वो बहुत ज्यादा आगे क्रॉस कर गए, और जैसे कि साइक्लोन जैसी कंडीशन आ रही है, कोई भी यहाँ पर डिस्ट्रेस आ रहा है, तो वो उस ट्रांसमीटर से क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्नल भेज देते हैं। तो जब सिग्नल यहाँ पर आता है, तो जो भी यहाँ पर आपकी लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पर उनको सेव करने के लिए, मतलब जो हमारा इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर है वहां तक पूरा वो उनके पास ट्रांसमीटर से सिग्नल पहुंच जाता है, और जो हमारा इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर है वहां से डिकोडिंग वगैरह की जाती है, उसको डिकोड किया जाता है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए यहाँ पर चीजें भेजी जाती हैं। तो इस तरीके से होता है। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी डार्ट में कि उन्होंने क्या किया, जैसे कि कोई यहाँ पर फिशरमैन है, उसने सिग्नल भेज दिया, उन्होंने सिग्नल भेजा, लेकिन ये सिग्नल उनके पास पहुंचा, मतलब जहां सिग्नल उन्होंने ट्रांसमिट किया इंडियन ओशन मिशन कंट्रोल सेंटर में, उनके पास वो सिग्नल पहुंचा या नहीं, ये एश्योरेंस नहीं मिल पाती थी। तो अब इसे अपग्रेड किया गया है, और यहां से क्या निकल कर आता है, दिस गिव अ इंश्योरेंस टू हिम द फिशरमैन ऑफ रेस्क्यू कमिंग टू हिम। तो यहां से उनको फिर एक तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ, आपका जो सिग्नल है वो टीम को मिल गया है ना, और जो टीम है उनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आ रही है, तो इसको अभी अपग्रेड यहाँ पर किया गया है। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, क्राफ्टिंग अ न्यू फेस ऑफ इंडिया यूके डिफेंस टाई। पहले हम यहाँ पे यूके का थोड़ा सा मैप देखते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम यूके। इसमें आपकी मेनली जो 4 नेशन है वो आ जाते हैं। कौन कौन से? नदर्न आयरलैंड आता है आपका, स्कॉटलैंड आता है यहाँ पर, इंग्लैंड और वेल। तो ये 4 नेशन, मतलब यहाँ पर आप इतना, ये जो पार्ट है इसको हम पूरा मिला के क्या कहते हैं, यूके कहते हैं। यहाँ पर आपका नॉर्थ सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ओके, यहाँ पे इंग्लिश चैनल आपका स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए हम इंडिया यूके की बात करते हैं। सो इंडिया और यूके के जो रिलेशन रहे, बायलैटरल, 2 टाइप के आपके मेनली रिलेशन होते हैं। पहला आपका होता है बायलैटरल रिलेशन, ठीक है, कि हमारे इकोनॉमिक टाइज कैसे हैं, हमारा ट्रेड कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें, ये आपका बायलैटरल रिलेशन में आता है। सेकंड आपका आता है डिफेंस रिलेशन। तो देखिए यूके के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशन थे वो तो अच्छे रहे, लेकिन डिफेंस रिलेशन की बात करते हैं वो इतने अच्छे यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अभी यूके के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में थोड़ी टेंशन भी थी। टेंशन वाला जो इशू है वो कौन सा है? खालिस्तान वाला इशू। आपने देखा होगा कनाडा के साथ, ठीक है, और कनाडा के साथ और यूके के साथ हमारा जो खालिस्तान वाला इशू है, ये यहाँ पर टेंशन का इशू बना ही रहता है। यूके की बात करते हैं। यूके एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है हमारा, इंडिया का भी और पाकिस्तान का। लेकिन यूके ने हमेशा जो सपोर्ट किया है, मेनली इसको किया है पाकिस्तान को। यहाँ पर जब भी कोई वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो उसमें वेपन्स को पहुंचाना, ये सब काम करना, मतलब पाकिस्तान तक ये यूके ने यहाँ पर किया। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो रिलेशन है, इंडिया के रिलेशन यूके के साथ, अब एक न्यू फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए इंडियन ओशन में क्या हो रहा है, आपकी चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है।
ठीक है, चाइना को क्या करना है, काउंटर करना है। तो यहाँ पर कौन आ जाता है, आपका इंडिया आ जाता है, क्योंकि इंडिया के पास अच्छी नेवी है। अगर हम इंडियन नेवी को और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देते हैं और सारी चीजें यहाँ पर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पर सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इसलिए अब यूके क्या चाहता है कि हमारे जो रिलेशन हो इंडिया के साथ और ज्यादा यहाँ पर नेक्स्ट फेज की तरफ, न्यू फेज की तरफ यहाँ पर आगे बढ़े। ओके, इसी के चलते यहाँ पर लंदन की बात करते हैं और न्यू दिल्ली की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टू पावर एयरक्राफ्ट जो कैरियर्स है, हमारे जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पावर एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, इनके बीच में यहाँ पर हमारी डील चल रही है। यहाँ पे देखिए, आपने ऑकस का नाम सुना होगा। ऑकस भी एक डील है जिसमें आपका यूके, यूएस और आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ओशन रीजन में, वहां पर सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ऑकस में यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावरफुल जो सबमरीन्स है ना, कैरियर्स हैं, उनकी यहाँ पर डील होगी। लेकिन अभी इंडिया के साथ कौन सी हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की यहाँ पर डील होने वाली है। तो अब यहाँ पर देखिए, यूके को एक बात यहाँ पर समझ में आ गई है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमें इसको क्या करना होगा, वाइल देयर आर कंसिडरेबल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया यूके डिफेंस रिलेशनशिप, चैलेंजेस रिमेन। अब देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर रिलेशनशिप में आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी के साथ चैलेंजेस भी आती हैं। बट अ की चैलेंज रिलेटेड टू लीगेसी इशू स्पेशली इन लंडन एफर्ट्स टू बैलेंस इट्स टाई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे बड़ा जो इशू क्या आ जाता है कि यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लंदन को, मतलब यूके को क्या करना होगा, एक बैलेंस बनाना होगा, है ना। जैसे कि सक्सेसिव यूके गवर्नमेंट्स हैव साइमल्टेनियसली सप्लाइड इंडिया एंड पाकिस्तान विद वेपन्स एंड कर्ब्ड वेपन एक्सपोर्ट। यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान और इंडिया को यहाँ पे वेपन सप्लाई किया जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि इंडिया वेपन का जो एक्सपोर्ट होता है उसको भी बंद किया जाता है। लीविंग मैनी इन इंडिया फ्रस्ट्रेटेड विद द ब्रिटिश मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव इन द सब कॉन्टिनेंट। फिर इस तरीके से जो यूके का मोटिव है, इससे बहुत ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो भी चुके हैं। तो अभी देखिए, इंडियन ओशन रीजन में बात करते हैं। सो इमर्जेंस ऑफ Republic of China as a major naval powerhouse deployment in Indian Ocean region are expanding rapidly। तो यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में चाइना का जो रोल है ना, पावर है, नेवल पावर है, वो बहुत ही ज्यादा तरीके से एक्सपेंड हो रहा है ना। तो इसी के चलते यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, किसके बीच में, इंडिया और यूके के बीच में, कि हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है इसको और ज्यादा डीप कर सकते हैं। ओके, इसमें सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल में किसकी बात की जा रही है, स्मॉलर सिटीजन। स्मॉलर सिटीजन आप ये सब छोड़िए, यहाँ पर असर की आपकी एक रिपोर्ट आती है। प्रथम, पहले आपको दो नाम याद रखने, वैसे हमने इसको डिस्कस किया था। प्रथम क्या है, एक आपका ग्रुप है, एनजीओ है, सिविल सोसाइटी ग्रुप है आप कह सकते हैं, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम। इन्होंने क्या किया है, एक रिपोर्ट रिलीज की। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, असर 2023 बियॉन्ड बेसिक्स। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपको बहुत सारा डेटा निकल कर आता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पेंडेमिक है उसने इंडिया के जो यंगेस्ट सिटीजन्स है उनको बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पैक्ट किया है। ठीक है, सो द पेंडेमिक वॉज डिफिकल्ट फॉर इंडियाज यंगर सिटीजन द चिल्ड्रन, बट द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट इज कमिंग टू लाइट नाउ। इसका जो इम्पैक्ट है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे समझ में आ रहा है। अब देखिए, कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है कि हम क्लास 3 की बात करते हैं एंड 4th की बात करते हैं। ठीक है, क्लास 3 एंड 4th के जो बच्चे हैं, वो जो छोटी छोटी बेसिक मैथ्स होती है ना, जैसे प्लस करना, माइनस करना, जो बेसिक मैथ्स होती है वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड क्लास की बात करते हैं कि जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं वो उनकी जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं, अपनी जो मदर टंग में, उसमें जो टेक्स्ट है उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ सर्वे फर्स्ट एडेड बेस्ड ऑन 1 to 4 year कंडक्टेड इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड accessed a foundational reading and arithmetic abilities of 34,745 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें ये सारी बातें पता चली। उसके बाद ओवरऑल बात करते हैं, सो 86.8% in 14 to 18 years age group are enrolled in a educational institution, but their age gap as they grow older, while 3.9% of 14 years older are not in school। तो यहाँ पर देखिए 86.8% जो बच्चे हैं वो इनरोल हो रहे हैं, लेकिन उसमें से 3.9% आप देखेंगे वो और ज्यादा क्या होते जाए, ग्रो होते जाएंगे। मतलब कि अगर 10th क्लास का जो बच्चा है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 15 to 16 होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो एज है वो कितनी हो रही है, 18 ईयर्स हो रही है। तो ये एज गैप का भी बहुत बड़ा इशू आ रहा है। और उसके साथ साथ हमने ये देखा यंगस्टर में जो गर्ल्स हैं, आपकी
गर्ल्स तो फिर भी यहाँ पर मैथमेटिक्स में, इन सारी चीज़ों में बॉयज़ के कंपैरिजन में क्या है, आपके पीछे छूट रही हैं। क्यों पीछे छूट रहे हैं? क्योंकि बॉयज़ का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, स्टेम होता है ना, कि वो स्टेम क्या है आपका, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। इसके लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करते हैं, है ना। इसके लिए 11th-12th में जैसे कि होता है ना कि हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है। अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो मेनली वो क्या चूज करती हैं, ह्यूमैनिटीज को चूज करती हैं। उसका भी रीजन है, क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि देखिए अगर वो साइंस को चूज करती हैं, मैथमेटिक्स को यहाँ पर चूज करती हैं, इसके लिए भी उनको क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सपोर्ट इन द सेंस कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब वो मतलब कि हमने चूज तो कर लिया वो सब्जेक्ट, लेकिन क्या हमें उस तरीके से सपोर्ट मिल पा रहा है, हम उतना कवर अप कर पा रहे हैं चीज़ों को, या नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या आता है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, कोचिंग कहा जाता है। देखिए स्कूल में तो हमें वो क्वालिटी मिल नहीं रही है, स्कूल में क्वालिटी नहीं मिलने के कारण ही क्या हो रहा है, आपके इतने सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो यहाँ पर खुल रहे हैं। द मेन रीजन क्या है आपका, मेन रीजन इतने सारे कोचिंग सेंटर्स होने का मेन रीजन यही है कि जो स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो धीरे धीरे डेट्रॉइट हो रही है। तो या तो आप स्कूल की एजुकेशन को, हम इसका फर्स्ट वे फॉरवर्ड भी साथ में आप करते जाइए कि हम स्कूल की जो एजुकेशन है इसको इम्प्रूव करें, या फिर जो कोचिंग सेंटर, हमारी सेकंड ऑप्शन क्या आता है हमारे पास कि हम कोचिंग जाएं। लेकिन गर्ल्स को क्या होता है, उन्हें कोचिंग नहीं भेजा जाता। उनका ये मेन हो जाता है कि आप 16 साल की हो चुके हैं, 17 साल की हो चुके हैं, आपका 18 साल में आपकी शादी कर दी जाएगी। शादी के बाद आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस कारण से यहाँ पर जो गर्ल्स हैं इस टाइम पे यहाँ पर पीछे छूटते जा रही है। इसमें यही पूरा डेटा आपका दिया गया है। ओके, सो अब अगर हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ये हमें इंश्योर करना होगा। सो द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में हैव इंश्योर्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, बट देयर इज मैनी अ गैप टू फिल बिफोर इट टचेस एवरी चाइल्ड इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द लेजिस्लेशन। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो गैप्स है उसको फिल करने की जरूरत है, जिस तभी क्या होगा, जो आपका बच्चा है वो एक ट्रू स्पिरिट ऑफ उसको टच कर पाएगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ द मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। सो द टुडेस नेक्स्ट आर्टिकल इज GM क्रॉप्स विल मेक एडिबल ऑयल चीपर गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम मस्टर्ड, आप सभी ने देखा होगा सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, इसका हम डेली यूज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। मस्टर्ड इज द मोस्ट यूज एडिबल ऑयल है आपका। एडिबल ऑयल मतलब वो ऑयल जिसको हम अपने फूड में खाते हैं, उसका यूज करते हैं। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, GM क्रॉप्स का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके जो एडिबल ऑयल है वो और ज्यादा चीप हो जाएंगे, मतलब सस्ते हो जाएंगे। सो इन submission before Supreme Court, Center says GM oil has been used in India for decades now and growing oil seeds indigenously will help reduce prices। तो देखिए हम इंडिया में जो GM ऑयल है ना, उसको बहुत ही सालों से, क्या डिकेड से यूज कर रहे हैं आज के टाइम पर, और इससे क्या हो रहा है, जो प्राइसेस है वो रिड्यूस भी हो रहे हैं। सो पिटिशनर, यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इससे क्या होता है, एक तरीके से कैंपेन वगैरह किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ों के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा कि यहाँ पर रेगुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कम्युनिटी है वो यहाँ पर सारे सिस्टम को रेगुलेट करती है। सारी जो आपके सीट्स हैं उनको यहाँ पर देखा जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसका जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसे पब्लिक में रखते हैं। सो ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चल रहा है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी विच क्लियर्ड द इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ DMH11 was haltous and riddled with the conflict of interest. He had said that India hosted 5,477 varieties of mustard which would be risk of the GM variety। उसमें ये कहा जा रहा है कि आप 5,477 जो वेराइटीज है उसको यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो GM की वेराइटी है वो GM की वैरायटी है वो क्या होती जाएगी, रिस्क में आती जाएगी। सो अभी यहाँ पर फर्दर हम देखते हैं क्या निकल कर हमारे सामने आता है। ऑल्दो यहाँ पर जो अदर कंट्रीज है वो भी यहाँ पर नियरली टन्स ऑफ जो ऑयल्स हैं उनको इंपोर्ट करती हैं, सोयाबीन वगैरह ये सारे, तो वहाँ पर वो GM क्रॉप्स का ही क्या करती है, यूज करती है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन, आपने अभी हमने इसको डिस्कस ही किया है कि US हिट्स येमेन आफ्टर हुथीज रीडेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट। अब आपके जो हुथीज हैं उनको रीडेजिग्नेट किया है एज अ टेररिस्ट। अब मतलब वो एक टेररिस्ट की तरह हमारे सामने आ चुके हैं। और US ने क्या किया है, फिर से यमन में जो आपके हुतीज हैं उन पर अटैक किया है। ओके, सो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स यहीं पर खत्म होते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, द आइलैंड नेशन ऑफ मॉरिशस इज सिचुएटेड इन। तो ये आपका कहां पर है,
आप लोग देखिए मैप देखेंगे आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है, ये हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर हम बात करते हैं ये है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में आपका पड़ता है मॉरिशस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंडियन ओशन। सेकेंड क्वेश्चन इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये कौन सा प्रोविजन है? ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इसे हम अपहोल्ड करके रखें। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज में आप देखेंगे इट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 51 सब ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।